हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 12 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द स्टेट कैन नॉट टेक पोजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर एंड ऑथोरिटी ऑफ लॉ। सेकेंड, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए यहां पे ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, द स्टेट, तो वो किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ड्यू प्रोसीजर और अथॉरिटी फॉलो किए बिना एक्वायर नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक्चुअली द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट under part 3 of the constitution till 44th constitutional amendment act। ये 44th constitutional amendment act जो है, it made the right to property a constitutional right under article 300A। so right to property जो है वो अभी fundamental right नहीं है, it is a constitutional right, और से आप कह सकते हैं कि it is a legal right। and recently supreme court ने in January 2020 ये रूलिंग दिया था कि राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक वुमन है जिनकी लैंड को वहां की गवर्नमेंट जो है उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक्वायर किया था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट सुनाया था कि राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। सो स्टेट हैज टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, राइट। जो मेल एंड फीमेल्स, सन्स एंड डॉटर्स दोनों के इक्वल राइट्स है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये काफी अच्छा रूलिंग है, और इसके ऊपर काफी अच्छे आर्टिकल्स भी है न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग? मतलब कि स्मॉग फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस आइडियल है? फर्स्ट, हैवी प्रेजेंस ऑफ व्हीकल्स। सेकेंड, सिटीज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आइडियल कंडीशंस क्या होगी। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों जो है वो करेक्ट है। अब देखिए जहां पे व्हीकल्स की प्रेजेंस ज्यादा होगी, दैट मीन्स हायर एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड्स, राइट। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो सन के अल्ट्रावायोलेट रेज के साथ रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अब जो सिटीज माउंटेन्स से सराउंडेड है, सो द विंड कैन नॉट कैरी अवे द स्मॉग विच इज फॉर्म्ड हियर। तो आसपास अगर माउंटेन एरिया है तो स्मॉग जो है वो उस सिटी के ऊपर सराउंड हो जाएगा, और एंड इट कैन नॉट बी कैरिड अवे बाय द विंड। सो सेकंड कंडीशन जो है वो भी आइडियल है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। इंडस्ट्रीज में से भी जो सल्फर एमिशन होगा वहां से सल्फ्यूरस स्मॉग जो है वो क्रिएट होगा। तो थर्ड जो है वो भी आइडियल कंडीशन है। हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। अगेन स्मॉग टावर जो है वो न्यूज में है। एंड फाइनली an MOU is signed with IIT Bombay to establish smog tower in Delhi NCR. Question number 3, which of the following conditions must be fulfilled to be recognized as a religious denomination? मतलब कि कोई religious denomination declare करने के लिए कौन सी condition compulsorily fulfill होनी चाहिए? First, it should be a collection of individuals. Second, it should have a common organization. Third, इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो वो कोई अकेला इंसान नहीं बना सकता, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकेंड, कि उनका कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। थर्ड जो है कि उनका कोई डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, राइट।
सो सुप्रीम कोर्ट ने ये तीनों कंडीशन जो है वो दी है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके आप किसी को रिलीजियस डिनोमिनेशन डिक्लेयर कर सकते हैं. सो अंडर दिस कंडीशन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड रामकृष्ण मिशन एज अ रिलीजियन, बट इट डिक्लेयर्ड दैट ऑरोबिंदो सोसाइटी इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन. राइट. सो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3. सो गुरुग्राम टू ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड जन्माष्टमी की वजह से काफी सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, और सामने दिया गया है द सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज फाइनेंस्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट, हायर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट, गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इट रिसीट्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2. अब देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट. रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट. तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वहां पे अगर कुछ सेविंग्स है तो वो सेविंग्स को अगर आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर में लगा देंगे, मतलब आप वहां पे ये सेविंग्स को स्पेंड करते हैं, देन इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. राइट. तो जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू इनकम, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट. फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को जितना फंड बोरो करना है उस फंड के लिए गवर्नमेंट को जितने पैसे चाहिए ओवर दी इनकम, तो उसे क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट कहेंगे. राइट. तो अब देखिए फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या होता है. फॉर एग्जांपल कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपीस है. राइट. 100 करोड़ रुपीस आर देयर इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. अब उसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी? गवर्नमेंट को टू बोरो दिस फंड. अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखने जाए सो गवर्नमेंट को यहां पे प्रायोरिटी मिलेगी टू बोरो दीज फंड्स. अब मान लो कि गवर्नमेंट ने यहां से 70 करोड़ रुपीस जो है वो बोरो कर लिए, देन दी रिमेनिंग 30 करोड़ विल बी अवेलेबल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स. राइट. तो अब देखिए यहां पे कि सप्लाई जो है वो कम है लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, तो ऐसे टाइम पे ये जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ये बोरोइंग की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी and the borrowing cost is known as interest rate. Hence it will lead to higher interest rate in the economy. Right. तो जब कम पैसे बचते हैं मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए तो तब जाके डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा. सो फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. ये भी करेक्ट है. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यहां पे ये कहा गया है कि गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये चीज जो है वो गलत है. प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के पेमेंट को आप निकाल देंगे तब जाके जो डेफिसिट बचेगी उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी डेफिसिट. तो यहां पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है वो गलत है. हेंस द आंसर विल बी ए 1 एंड 2. सो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट को फिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैकेज की डिमांड की है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आसाम अकॉर्ड? आसाम अकॉर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट वॉज साइंड आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. सेकेंड, इट हैज प्रोविजंस टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ इंडिया. तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे. द आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए आसाम अकॉर्ड जो है इट वॉज साइंड इन 1985 बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन. जो आसाम एजिटेशन की मूवमेंट चला रहे थे इन द स्टेट ऑफ आसाम. अब उस अकॉर्ड का मेन पर्पज ये था कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब से स्टार्ट हुआ इन 1971 तो तब से काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली इन आसाम चले आए थे.
तो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो यूनियन है उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था। सो इट वाज साइन इन 1985 आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो ये करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, जैसा कि हमने देखा कि इट हैज द प्रोविजन टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ इंडिया। सो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब ये न्यूज आर्टिकल है कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन आसाम अकॉर्ड रिलीज्ड। ये जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये रिपोर्ट जो है वो लीक कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अंडर दिस डॉक्यूमेंट can be used to consider him or her as an Indian citizen. Second, it was published only once since India became independent. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज नाइदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, जब रिसेंटली आसाम के लिए ड्राफ्ट एनआरसी प्रिपेयर किया गया था तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह दिया था कि ओनली दोज हु आर आइडेंटिफाइड अंडर दिस डॉक्यूमेंट will be considered as an Indian citizen. So 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि आसाम अकॉर्ड साइन किया गया, तो उसके क्लॉज 6 के अंदर ऐसे प्रोविजंस थे कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आसामीज पीपल को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब ये जो एनरोलमेंट डेटा बना इन 1985, तो उसके अंदर ये कट ऑफ डेट जो है वो डिक्लेयर की गई कि 24 मार्च 1971 मिडनाइट के बाद अगर कोई भी आसाम के अंदर, मतलब कि बांग्लादेश से कोई भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर आया होगा, सो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल माइग्रेंट। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसे क्या कहते हैं? एनरोलमेंट डेटा। सो एनरोलमेंट डेटा अलॉन्ग विद दिस एनआरसी इज नोन एज लेगेसी डेटा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह दिया है कि ऑल दोज हु आर आइडेंटिफाइड अंडर दिस लेगेसी डेटा विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन सिटीजन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। एनआरसी नेशन वाइड सिर्फ एक ही बार पब्लिश किया गया है इन 1951, राइट। रिसेंटली जो रिलीज किया गया था इट वाज अ ड्राफ्ट एनआरसी फॉर द स्टेट ऑफ आसाम ओनली। सो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर 1 nor 2, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। अगेन आसाम अकॉर्ड जो है वो एनआरसी की वजह से न्यूज में है, एंड एनआरसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। EIA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज स्टैट्यूटरीली बैक्ड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकंड, it is a process whereby people's views are taken into consideration for granting final approval to any developmental project। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अब देखिए, ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है उसके प्रोविजंस कौन से एक्ट में है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है 1986। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। EIA के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज अ प्रोसेस जहां पे कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसको गवर्नमेंट अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रही है तो उससे पहले पब्लिक कंसल्टेशन करना जरूरी है। सो पब्लिक कंसल्टेशन इज मेड नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग फाइनल अप्रूवल टू एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। अगेन ये जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन है उसको लेके काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव को, एंड पर्टिकुलरली दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिस सेंड की है कि आपको ये ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन जो है उसको वापस लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is or are correct? First, Indian secularism strictly follows Western concept of secularism. Second, Indian constitution has abolished the old system of communal representation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है,
because the Western concept is a negative concept that strictly demarcates the religion from the politics, that is state. क्योंकि it is a society of single religion community, that is Christianity. तो जहां पे चर्च एंड स्टेट के बीच में क्लियर बाइफर्गेशन है. इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जिसके अंदर ये क्लियर बाइफर्गेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. हेंस इंडिया फॉलोज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जहां पे सभी रिलीजियन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सो इट डज नॉट फॉलो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ओल्ड सिस्टम ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल, जहां पे किसी एक रिलीजियन कम्युनिटी को ही उनकी कम्युनिटी को वोट देने का अधिकार था. तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अबॉलिश कर दिया है. सो हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली. न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल था, काफी अच्छा आर्टिकल है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. सो इस आर्टिकल में ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं दैट इट इज नॉट सीन एज एन एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, जिसको आप रिवाइव कर सकते हैं. सो सभी एस्पिरेंट को ये पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस आर्ग्यूमेंट के लिए काफी अच्छा आर्टिकल है, जहां से आपको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सेकेंड, न्यूट्रिशन. थर्ड, चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग. एंड फोर्थ, फैमिली प्लानिंग. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1, 3 एंड 4. अब देखिए ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अंदर टोटल 7 इंडिकेटर्स की इंफॉर्मेशन ली जाती है. फर्स्ट इज फर्टिलिटी. सेकेंड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मतलब ये करेक्ट होगा. थर्ड, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. फोर्थ, न्यूट्रिशन, तो मतलब ये सेकेंड जो है वो भी करेक्ट होगा. फिफ्थ इज एनीमिया. सिक्स्थ, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टालिटी. एंड सेवेंथ, फैमिली प्लानिंग, तो मतलब ये फोर्थ जो है वो भी करेक्ट है. चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. सो हमारा आंसर होगा सी, 1, 3 एंड 4. ये एक और एडिटोरियल जो है वो काफी अच्छा है, इंडियाज पॉपुलेशन डेटा एंड अ टेल ऑफ 2 प्रोजेक्शंस. तो यहाँ पे ये बात की गई है कि कैसे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो पीक पे पहुंचेगा एंड इन फ्यूचर हमारी पॉपुलेशन जो है वो कैसे शार्पली रिड्यूस होगी अलॉन्ग विद द रिडक्शन इन टोटल फर्टिलिटी रेट. Question number 10. Which of the following statement is or are correct? First, Parliament has the power to make laws for implementing international treaties signed with any country or countries. Second, laws enacted by Parliament to implement international treaties can be applied to any part of the country. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी कंट्री के साथ या फिर किसी एसोसिएशन के साथ इंडिया की कोई भी ट्रीटी है या फिर एनी एग्रीमेंट और एनी कन्वेंशन, ये तीनों को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं. राइट, तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. और उसके अंदर ये भी लिखा है कि ये जो लॉज है, लॉज दैट आर मेड टू implement the international treaties that can be applied to the whole part of India or any part of India, right? तो ये second statement जो है वो भी correct होगा. Hence the answer will be C, both 1 and 2. So ये जो इटालियन मरीन केस है एंड मरीन जो फिशरमैन्स है उनको कंपेंसेशन देने के लिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल दिया गया है उसमें यहाँ पे पर्टिकुलरली आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया गया है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.